बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन मुकदमात की समाअत तो रोज़ ही होती है, लेकिन आज एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हुई। इलेक्शन एक साथ कैसे हों, इसके ऊपर जायज़ा लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि 14 मई के फैसले के ऊपर हाथ पे हाथ धरे इंतजार नहीं करेंगे। अमल दरामद करने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते से मुराद ये कि उन तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल हो सकता है कि जिसमें हुकूमत को और हुकूमत के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को घर भी भेजा जा सकता है और घर भेजने के साथ साथ किसी सूरत में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तौहीन अदालत के डर से तौहीन पार्लियामेंट नहीं कर सकते। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है, मामलात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। कैसे ठीक होंगे, कौन ठीक करेगा? 14 मई के फैसले के ऊपर अमल दरामद तो होता नज़र नहीं आ रहा। क्या क्या ऑप्शन होंगे, कोर्ट क्या कर सकती है और हुकूमत के पास अब कौन से मामलात बचे हैं, जायज़ा लेंगे और आखिर में तज्जिया भी लेंगे। हमारे साथ कानूनी माहिर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, गो के कुछ नाराज़गी भी नज़र आती है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब से बात करेंगे। साबिक़ गवर्नर है पंजाब के। आइनी मामलात पर भी बात करेंगे, कानूनी मामलात पर बात करेंगे। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 14 मई के फैसले के ऊपर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, आइन इस्तेमाल करेंगे अमल दरामद कराने के लिए। आइन इस्तेमाल करने से मुराद यहाँ पर क्या हो सकती है अमल दरामद करने का, अगर मामला सामने आए? देखें, बिल्कुल आइन इतना भी साकित और जामिद नहीं है, और ना ही चीफ जस्टिस साहब को जो धमकी दी है राना सनाउल्लाह ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि हम इनको सजाद अली शाह वाला हाल करेंगे, यानी ये ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक वफाकी वज़ीर दाखिला फरमाते हैं कि हम इनको माजूल कर देंगे। यानी वही किया था ना 97 में, आपको याद होगा कि सजाद अली शाह साहब ने जब तौहीन अदालत में मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया था, तो उस वक्त उन्होंने वो साबका सदर जिनको बनाया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, उनकी तवसत से क्वेटा ऑपरेशन किया था, ब्रीफ केस और चमक की रीत डाली थी। वहाँ से जो है गैर फ़ाल किया था चीफ जस्टिस को। फिर साथ ही एक जो जज साहब बैठे हुए थे केपी के पेशावर में, वहाँ से एक नालिश की गई थी, और फिर अदालत में 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, और मोहतरम सजाद अली शाह चीफ जस्टिस को वो चीफ जस्टिस ही अपने ही ब्रदर जजेस से, अपने ही भाई जज साहबान से उसको जो है हटा दिया गया था चीफ जस्टिस के ओहदे से। तो ये अब धमकी जो दी है, बुनियादी तौर पर राना सनाउल्लाह ने यही दी है कि हम आपको सजाद अली शाह बना देंगे। यानी अंदाज़ा कीजिएगा कि एक वफाकी वज़ीर एक दिन पहले इस पेशी से ये धमकी देता है कि हम आपको बना देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी चॉइस रह गई है कि अगर तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो है अपना इस वक्त बंदयाल साहब अगर तो इसी तरह जाना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, वगरना इनको घर भेजना लाजिम हो गया है। तौहीन अदालत में ये जो भी मुखिल होता है आर्टिकल 204 में, उसको न सिर्फ पाबंद सलासल होना चाहिए, उसको जो ओहदा है आपका पब्लिक ऑफिस है उससे भी हटाना चाहिए और नाअहल भी करना चाहिए। तो यही आइन की मुंतहा है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे जैसे कश्मीर के अंदर हुआ खोसा साहब, बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर के अंदर हुआ। कश्मीर के अंदर तो उन्होंने जो हाल किया बिल्कुल सही किया, दुरुस्त किया। वज़ीर आला को बिल्कुल, अगर वज़ीर आला ऐसी हर्जा गोई, सॉरी वज़ीर आज़म, वहाँ भी वज़ीर आज़म थे, अगर ऐसी हर्जा गोई करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और फिर बाद में जाके माफ़ी मांगने की अपीलें करेंगे तो फिर बिल्कुल दुरुस्त किया वहाँ जो भी किया जो है आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट ने भी, और फिर ऊपर से उनकी फेडरल कोर्ट ने भी, दोनों ने ये अमल को जो है उन्होंने कहा, वगरना तो ना रूल ऑफ लॉ रहता है ना आइन की बालादस्ती रहती है। यानी कि आइन के इस्तेमाल से मुराद आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए, तौहीन अदालत के अंदर बंद कर दिया जाए जो लोग भी इसके मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो पार्लियामेंट को सामने रखा गया है। तो खोसा साहब, अगर तौहीन अदालत का मामला हो तो क्या पूरी पार्लियामेंट के ऊपर लागू होगा या एग्जीक्यूटिव के ऊपर लागू होगा? ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, ये वो पार्लियामेंट जिसमें ऑपोजिशन है ही नहीं, ये वो पार्लियामेंट जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी जो है वो उन्हीं का हमनवा और एक ही कुछ है और नूरा कुश्ती हो रही है। या किसको पागल बना रहे हैं? कभी ऑपोजिशन के बगैर ना पार्लियामेंट होती है, ना जमहूरियत होती है, ना रियासत चल सकती है।
तो ये अपने आप को खुशफहमी में डाले रखें, लेकिन ये बाहर निकले, ज़रा आवाम की बैकलैश देखें। ये सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए बात तो जमहूरियत करते हैं, लेकिन जमहूर के पास जाना नहीं चाहते। यानी जमहूर जिनका हक है, 90 दिन से ज़्यादा हो गए, 100 दिन से ज़्यादा हो गए, और भाई 2 सूबे, पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और खैबर पख्तूनख्वा, 2 सूबों में आपने जमहूर को उनको बेआवाज़ कर दिया, उनके वोट के हक से महरूम कर दिया, उनके हक के हुक्मरानी से उनको माने कर दिया। और ये 2/3 पाकिस्तान है, यानी 2/3 पाकिस्तान इस वक्त जो है वो नॉन फंक्शनल है कॉन्स्टिट्यूशनली, आइनी तौर पर वो मुअत्तल है, अवाम के हकूक मुअत्तल हैं। 2 सूबों में 2/3 पाकिस्तान के, 2/3 पाकिस्तान में गासिब हुकूमत है। मार्शल लॉ में तो ये बातें सुनी थी लेकिन कभी यानी सिविलियन डिक्टेटरशिप है, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। अच्छा खोसा साहब ये फरमाइएगा कि एक बड़े जिम्मेदार वजीर ने बयान दिया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर जज बहाल हो सकते हैं तो फिर जज मुअत्तल भी हो सकते हैं, जज को फारिग भी किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। क्या आइन में, कानून में, रिवायत में कहीं पर आपने ऐसा पढ़ा कि ये हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को फारिग कर दिया जाए? देखा ना, तो फारिग हो सकते हैं ना किया जा सकता है। ये आपने जिम्मेवार का लफ्ज़ कह के ना कुछ थोड़ी सी ज्यादती की है। ये गैर जिम्मेवार हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोग हैं जो तबाही का शाखसाना बनते हैं, और इसी तरह के मशवरे देकर जो है ना आप तबाही के दहाने पर इस हुकूमत को ला के खड़ा कर दिया है। अगर पहले ही दिन ये 4-3 और 3-2 के चक्कर में ना पड़ते तो आज ये नौबत ना आती। वो जो माशाल्लाह सुप्रीमो साहब हैं वहाँ, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हुए हैं, वो फरमाते हैं कि हम 4-3 के साथ खड़े हैं, हम 3-2 को नहीं मानते। ओ भाई 4-3 और 3-2 है क्या? ओ भाई 90 दिन के अंदर तुम इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, आइन की शिक बड़ा वाज़े है, आप फैसले को एक तरफ रख दें। लेकिन क्या 4-3 ने ये कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए जाए? किसी ने कहा ये बात? लेकिन खोसा साहब मसला ये है कि आप जो सारी बात आपने की ना इब्तिदा के अंदर कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सके, तो ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि तौहीन अदालत के डर से तौहीन पार्लियामेंट नहीं कर सकते। तो सर पार्लियामेंट कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर मौजूद तो है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट के अंदर जो है फलां नहीं है तो इसलिए पार्लियामेंट बेमानी है, लेकिन कानूनी तौर पर पार्लियामेंट मौजूद तो है ना। देख लेना 180 लोग जिन्होंने अदम यानी एतमाद का वोट दिया, वो 180 लोगों में से पूछे 50-50 गाड़ियां लेकर लोगों के जो मट्टी और धूल लोगों के मुंह पर फेंक कर गुजरते हैं, जिस राह गुजर से गुजरते हैं, ज़रा बगैर प्रोटोकॉल के जाके देखें। अगर इनका जो है लोग तिया पांचा एक ना कर दें तो, और इन्होंने में से एक ने कभी जाके सब्जी खरीदी है, कभी अंडा खरीदा है, कभी इन्होंने गोश्त खरीदा है, कभी इन्होंने दूध खरीदा है, कभी इन्होंने टमाटर खरीदा है। इनको पता भी है कि इनकी कीमतें क्या हैं और अवाम किस कदर तंग आए हुए हैं, ज़रा जाके तो देखें। ओ भाई इस तरह से रियासतें नहीं चला करती हैं, माफ़ कीजिएगा। ये बढ़के वहाँ जो है उस शीशे के खोल में बैठकर तो बढ़के मार लें। लेकिन मुझे बताएं कि आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, क्या बार बार कहा गया भाई कोई तारीख बताओ, तारीख देने को तैयार नहीं है। कोई महीना बताओ इलेक्शन का, महीना देने को तैयार नहीं है, और साल देने को भी तैयार नहीं है। और ये तो अब जमहूर के पास जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते हैं, ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते हैं सिरे से। अक्टूबर तो छोड़ दो ना, वैसे भी 12 अगस्त तक तो 13 अगस्त को ये जा रहे हैं 5 साल पूरे करके। तो क्या ये आपका ख्याल है कि इसी तरह की केयर टेकर बनेगी? जो केयर टेकर नहीं है मुस्तकिल बैठ गई है पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस करवाना था और डे टू डे बिजनेस करवानी थी। उन्होंने इलेक्शंस के लिए माहौल बनाने के अलावा सब कुछ किया, सब कुछ जबर तशद्दुद, मार दाड़, वो जो है लाके एक बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए गेटों को लोगों को तोड़ा और दीवारें फलांग कर जो है पकड़ धकड़ की और 150, 200, 300 मुकदमात बनाए। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? क्या ये होती है? अच्छा खोसा साहब मैं चाह रहा था कि एक सवाल आपसे जो मैंने ज़रूर पूछ रहा है, जिसके 2 पहलू हैं। एक तो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि अतहर मनोल्लाह साहब ने
पॉइंट उठाया था कि क्या असेंबलियों की तहलील कानूनी तरीके से हुई। पंजाब असेंबली के हवाले से उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने उसमें संजीदगी नहीं दिखाई, उसके ऊपर कोई दलाइल नहीं दिए, उसकी प्रोसीडिंग को आगे नहीं लेकर गए। फिर दूसरी बात पीटीआई की तरफ से भी की जा रही है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात के लिए बैठें और फिर ये तय करें कि एक आईनी तरमीम करके वन टाइम रास्ता निकालें, उसके लिए हमें पार्लियामेंट वापस बुलाया जाए। तो दोनों मामलात ऐसे हैं कि एक असेंबली टूट चुकी है, उसको बहाल करने की बात है, एक अरकान पार्लियामेंट का इस्तीफा मंजूर हो चुका है, उनके वापस आने का मामला है। तो दोनों चीज़ों के लिए कानून में, आइन में कहीं कोई गुंजाइश है? कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं, ये बंद गली में फंस गए। देखें, जब ये बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, तो उसमें आपको 18वीं तरमीम में 270 ए आपको उसको आपने वो यानी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दी। ये जो आपने कहा था ना कि एग्जीक्यूटिव के जरिए बहाल किया गया, एग्जीक्यूटिव के जरिए आपको भी पता है किसने बहाल करवाया था, चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। आपको पता है कि काफिला रवां हो गया था, आपको पता है आर्मी चीफ को फ़ोन किया गया, आपको पता है आर्मी चीफ ने जो है ये सारा इंटरवीन किया। एक गैर आइनी तरीके से बहाली बिल्कुल हुई, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसको 18वीं तरमीम में आर्टिकल 270 ए के तहत उसको जस्टिफाई किया गया। पहले इन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने खुद ही बहाल होकर सारा जज बिठाकर पहले उसको कवर दिया कानूनी कि जी ये गलती इनिशियली यानी नवंबर 2007 का जो मिनी, जिसको मार्शल लॉ या मिनी वो कहते हैं कि 3 नवंबर ये गैर आइनी तौर पर चूंकि किया गया था, लिहाजा निकाला ही गैर आइनी गया था। उस हुक्म को कलअदम करके तसलसल दे दिया गया कि जैसे कभी निकाला ही नहीं गया था। सो ये तो एक जुडिशल फैसले के ज़रिए उसको तसलसल दिया गया उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, और फिर आइन में 18वीं तरमीम में 270 AA में लाके उसको क्लोज किया गया, आइनी उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो ये आइनी तकाज़े पूरा करना था। अब मुझे बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि आइनी करें, कहाँ से करेंगे? क्या ये हो सकता है कि जो इस्तीफे दे गए जिनके मंजूर उनको बहाल करा के तो पहले असेंबली में ले जाए? और ये नूरा कुश्ती है, ये जिरगा है, ये पंचायत है, ये आइन है या कानून है? किसकी बात करते हैं? ये तो बिल्कुल ठीक है, जुल्म किया है इस पीडीएम की हुकूमत ने, इतना बड़ा जुल्म किया है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया है। इनको तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 में इनको जो है हाई ट्रीजन में इनको सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर होना चाहिए, अगर सही माने में। खोसा साहब, आप जिस हुकूमत की बात कर रहे हैं वो तो आपकी पार्टी से मुताल्लिक भी है। हाई ट्रीजन में अगर जाएंगे तो फिर बिलावल साहब भी जाएंगे, हाई ट्रीजन में जाएंगे तो फिर बाकी वुज़रा भी जाएंगे, चाहे उसके अंदर फिर शीरी रहमान साहब हो या बाकी सारे हो। वाला सवाल है, जरा सुन लें, फिर इसकी हौसला भी करें। फिर ये थोड़ी सी शरारत करने देना खोसा साहब, हमें भी यार इसमें बिल्कुल शरीक नहीं है। बात सुने, फैसला कौन कर रहा है इलेक्शंस में? इलेक्शंस के नाम इनकाद में कौन रुकावट है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नंबर 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पैसे ना देने में कौन है? इसहाक डार वजीर खजाना, मुस्लिम लीग नून। जो है रेंजर्स ना देने में कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, मुस्लिम लीग नून। पुलिस देने में कौन? तो साल सुन लेना यार, पार्लियामेंट में करारदाद पेश करते हैं बिलावल भुट्टो, पार्लियामेंट में खड़ा किया, सुन तो लो। और पुलिस ना देने में कौन है? डिफेंस इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून। और वजीर कानून कौन है? जो वो रिटर्निंग ऑफिसर्स में तसाहल कर रहा है या कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? आजम नज़ीर तारड़, मुस्लिम लीग नून। ये 5 लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून वाले जिन्होंने न सिर्फ तज़हीक की है सुप्रीम कोर्ट की, बल्कि मुज़ाहमत करके ये गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जजेस को। तो ये वो हैं जिन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, यही जाएंगे हाई ट्रीजन में, यही इन्हीं को जाना चाहिए। और यार डिफेंस बात कर रहे हो फॉरेन मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर तो आज भी इंडिया में जाके पाकिस्तान का प्लीड कर रहा है कॉज को। उसने तो आइसोलेशन से निकाल के पाकिस्तान को ग्लोबलाइजेशन में रखा है। उसका क्या ताल्लुक है इन चीज़ों से? और शहरी रहमान की बात कर रहे हैं भाई, एनवायरनमेंट में जो है माहौलियात की आज भी बात की है बिलावल ने, वहाँ SCCO में गोवा में बात की है कि जी ये जो है इम्पैक्ट करते हैं माहौलियात का, हमारे पाकिस्तान पे असर हुआ है। और अगर 2/3 हिंदुस्तान सैलाब के ज़ेर सैलाब आया होता तो फिर मैं इनसे पूछता कि क्या इनकी हालत कैफियत होती है हिंदुस्तान की। तो हमें मत ब्लेम करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन की से मावरा कोई काम तसव्वुर नहीं कर सकती।
खोसा साहब, आपका स्टेटस क्या है पार्टी के अंदर? आप अभी उसी तरीके से पार्टी के अहम रहनुमा हैं जिस तरह पहले थे, या नाराजगी है कोई? पार्टी, मैं खुद पीपल्स पार्टी हूँ, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, आज भी हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? हाईएस्ट बॉडी जो रेगुलेटरी बॉडी, हमारे से कभी फैसला नहीं हुआ हमने, बल्कि मैंने ज़ाती तौर पर मुखालफत की थी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ का वजीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लेगेसी जो है वो डैमेज होगी। हमारे पास लंबी रेस का घोड़ा है, एक ही नौजवान है जिसने 20-30 साल चलना है, बाकी तो 70 साल से सभी की उम्र ज़्यादा है, अल्लाह उनको उम्र दे। लेकिन एक अगर नौजवानों की तर्जमानी 70% की करता है तो बिलावल करता है। तो इसलिए मैंने तो मुखालफत की थी कि इसको मत दें, ये हमेशा हॉन्ट करेगी इसे कि ये शहबाज शरीफ का वजीर था। और शहबाज शरीफ कौन है? ये ज़ियाउल हक की पैदावार है, ज़ियाउल हक की लेगेसी है। ज़ियाउल हक जिसने मुस्लिम लीग नून ने भुट्टो की फांसी पर मिठाइयाँ बांटी थी, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें इन्होंने फेंकी थी, और इन्होंने जो कुछ किया था ये हम भूले नहीं हैं। और ना ही मुस्लिम पीपल्स पार्टी वाला कोई शख्स मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया जनाब लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमामी मामलात पे बात हुई, आईनी, कानूनी और सियासी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, यशवीन जमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, और अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे। मामला अभी भी वही है कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि सियासी अमल के ऊपर छोड़ा जाए। सियासी अमल होगा क्या, और इसके साथ साथ अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आइन पर अमल दरामद से मुराद क्या है। ज़रा तजियाकारों से समझते हैं, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने तो कहा कि इसका मतलब ये भी है कि हाई ट्रीज़न आर्टिकल 6 लगाया जाए। कौन लगाएगा आर्टिकल 6? कैसे लगेगा? क्या वाकई लग भी सकेगा? इतना बड़ा मामला हो चुका है, ये सिर्फ हुकूमत की रुखसती का मामला आएगा। मैडम, आप ही फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नतीजे पर पहुँचे कि इस सारे मामले को सियासी अमल पर छोड़ा जाए, और दूसरे कमेंट के अंदर उन्होंने कहा, ज़ाहिर है कमेंट अदालतों के अंदर जो होते हैं वो कोई फैसले का हिस्सा नहीं होते, लेकिन कुछ रिफ्लेक्शन बाज़ दफ़ा हम समझ भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा हमें लगता भी है कि ये बात इस तरीके से हो सकती है। तो उन्होंने एक तरफ कहा कि बैठे नहीं रहेंगे, 14 मई के फैसले के ऊपर अमल दरामद कराएंगे, दूसरी तरफ कहा कि मामले को सियासी अमल के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो क्या अगर दोनों चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाए, तज्जिया किया जाए, तो क्या बनेगा? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फवाद आपका फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। देखें, पहले तो अदालत का मामला है, अदलिया का मामला है, तो कुछ बात कहते हुए थोड़ी सी हमें वो भी होती है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कुछ चीज़ें हैं जो शायद एज अ जर्नलिस्ट मैं खुद भी समझने से कासिर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनरेबल जजेस का पूरा वहाँ पे पैनल है उधर भी कोई कन्फ्यूजन पाई जाती है। अगर तो ये मामला सियासी उसके ऊपर ही छोड़ना था, तो ये जो पिछले 1-1.5 महीने की पूरी एक्सरसाइज है, कोई हम कम मुकलों को ये समझा दे कि फिर उसका क्या मकसद था। एक पंजाब में एक पुलिस अफसर से ये मामला शुरू होता है, 9 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, वहां पर आके रुकता है एक ऐसे बेंच के ऊपर जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाता है, जिसको सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तस्लीम नहीं कर रहा। अच्छा, मुज़ाकरात वाली बात के ऊपर भी ये भी मैं बात समझने से कासिर हूं कि शायद गालिबन जुम्मे का ही दिन था जब एक हेयरिंग हो रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जी हम आपको 4 बजे तक का वक्त देते हैं, और जाके कोई मुज़ाकरात की सूरत निकलती है तो वो तय करके वापस आ जाइए। अब वो मुज़ाकरात की सूरत एक तरफ आप तय करवा रहे हैं, दूसरी तरफ अब जब ये बात यहां तक आ गई है तो आप कहते हैं कि ये मामला सारा सियासी है। लेकिन उस दिन के मुनासिब ऑर्डर के अंदर जो मुनासिब ऑर्डर उन्होंने जारी करना था वो कल जारी हुआ, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा मुज़ाकरात करने का, सियासी जमातों का अपना फैसला है। मैं यही तो कह रही हूँ कि उसके अंदर आप फिर ये कहते हैं जी कि हमने तो नहीं कहा, तो सियासतदानों का अपना मसला है, और फिर ये भी कि जी अब तो लगता है वक्त गुजर गया है, 14 मई की जो तारीख है उसके ऊपर तो शायद अब बात होना मुमकिन नहीं है क्योंकि वक्त नहीं रहा। तो मैं तो खुद भी आपने अपने इब्तिदाई में भी और अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर रह के आइन की इंप्लीमेंटेशन, इसके ऊपर भी हमने देखा कि आज की जो हेयरिंग थी उसमें बड़ा फोकस हुआ कि उस पर अमल दरामद जो है वो हम हर सूरत कराएंगे। तो एक तो ये भी मैं आपके नाजरीन से और आपके तवज्जुह से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आइन की सारी अमल दरामद जो है वो पंजाब पर ही करानी है। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आइन जो है वो ये वाला जो अभी हमारे पास है ये लागू नहीं होता, क्योंकि जब ये दरखास्त समाअत के लिए आई थी उस वक्त केपीके का मामला भी इसके अंदर था, उसको अलग कर दिया गया और कहा गया कि इसको रेलेवेंट फोरम पर भेजना, जबकि पंजाब के लिए भी रेलेवेंट फोरम मौजूद था। और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब के रेलेवेंट फोरम यानी लाहौर हाई कोर्ट में ये मसला ऑलरेडी ज़ेरे समाअत था। उस वक्त भी इस चीज को लेकर बड़ी तनकीद की गई कि अगर एक मसला ऑलरेडी ऑन गोइंग है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बीच में आकर इस मसले को टेकअप किया है। तो केपीके को उस वक्त अच्छा, फिर जब ये सारा मसला चल पड़ा पंजाब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एक एप्लीकेशन लेकर गई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इलेक्शन का जो मामला है उसको टेकअप किया जाए, तो उस एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एतराजात लगाकर उसको वापस कर दिया गया। सो अब ये भी एक सवाल है कि अगर आइन की अमल दरामद, हम सब कहते हैं कि आइन पे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, कौन कहेगा कि
लाइन पर अमल ना करें, लेकिन फिर वो सब हर मुल्क के हर हिस्से पर उसके लिए अमल दरामद जो है वो होना जरूरी है। तो मैं आखिर में सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि सियासतदानों को तो भला सुनने की आदत है, बुरा भला, और उनके ऊपर तनकीद की भी उनको आदत है, उनकी शायद ये डोमेन है। इस सारे प्रोसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना कि इज्जत सादात गई, जो इदारा है, जो अदलिया है, वो उसके ऊपर जो सवाल आ गया है, जो उसकी इज्जत पर हर्फ अब आ रहा है, जिस तरीके से पहले लोग बात करते हुए कतराते थे, अब आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें जो कुछ कहा जा रहा है, ये अफसोसनाक है। अगर ये मामला सियासतदानों को ही हैंडल करना था तो फिर पहले से करने दिया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। अमीर अब्बास साहब, गेंद कहां पर फंसी हुई है, किसके कोर्ट में है? ये कोर्ट से बाहर चली गई है गेंद। ये टेनिस के कोर्ट की बात हो रही है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट पे हम उस तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या बंद गली के अंदर हम फंसे हुए हैं? हमसे मुराद ये है कि ज़ाहिर है कि सियासी क़यादत जहां फंसेगी जाके तो तजिया भी वहीं पर होगा। साहब, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब हम कौन सी बात है इस मुल्क में जो नहीं हो रही, जो आप कह रहे हैं कि हम बात नहीं कर सकते? हम तो ख्वाहिश करते हैं कि ना करें अमीर अब्बास साहब, हम तो ख्वाहिश करते हैं कि तौहीनी जुमले इस्तेमाल ना करें, तजिया जरूर कर लें फैसला आने के बाद। नहीं, जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में 3.5 महीने से, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को कहा जा रहा है पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर के अंदर फिरौन बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत को ट्रक आर्ट के जरिए से पेंट किया जा रहा है शहर शहर ले जाके मरियम साहबा की तरफ से, जो कहा जा रहा है बुलाओ इन तीनों को, ऐसी की तैसी इनको, और यहाँ पे पार्लियामेंट पे खड़ा करो, इनसे हम सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये कैसे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का छोड़ा क्या है आप लोगों को? इस आपसे मुराद है कि हमने छोड़ा क्या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत वकार में कि अब हम डरे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहना है? जो कुछ कहा जा सकता था सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो कहा गया है। अभी अगर आप मुझे इजाजत दें तो यशफीन फरमा रही थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक चीज को हमें वाजे करना है लोगों के सामने। एक बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरी बात को हम कंफ्यूज कर देते हैं और उससे लोगों तक गलत पैगाम जाता है। जहां तक 90 दिन में इलेक्शन की इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी फैसला दिया हुआ है। बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पंजाब में 90 दिन में होंगे और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में ना भी हो, 180 दिन में भी हो जाए तो खैर है। 2 फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, दोनों फैसलों में खैबर पख्तूनख्वा का लफ्ज शामिल है। एक दूसरी बात यह कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे जारी करने का हुक्म दिया था, याद रखिएगा, और जो सिक्योरिटी के बाकी मामला थे वो भी दोनों सूबों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है, पंजाब और साथ खैबर पख्तूनख्वा दोनों के लिए पैसे देने हैं। जोर लेकिन पंजाब के ऊपर है अमीर अब्बास साहब, इसीलिए सवालात पैदा हो रहे हैं। जी, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मसला कहाँ पे आया? मसला यहाँ पे है, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। जो अब बात कही जा रही है वो बात गलत कही जा रही है बार बार बहुत सारी जगहों पे, कि जैसे केपी के बारे में तो फैसला नहीं आया। असल में अमीर अब्बास साहब ये सारा मामला इतना उलझ चुका है कि आज भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी आज जो समाअत थी वो किस लिए थी? अगर जो है वो 3-4 और 4-3 का मसला था तो आज की समाअत क्यों हुई? असल में मामला इतना उलझ गया, हालांकि आज की समाअत जो थी वो एक दिन इलेक्शन करवाने वाली पटिशन के ऊपर थी। ये बिल्कुल अलग अलग 3-4 मामला है, लेकिन लोग एक साथ जब उसको पढ़ते हैं तो मामला खराब होते हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है अमीर अब्बास साहब, कहाँ खड़े हम? बंद गली के अंदर पहुंच गए, कोर्ट्स भी बंद गली के अंदर पहुंच गई, क्योंकि आज भी 3-4 रिमार्क्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी 3-4 चीजें ऐसी थी कि जिसके ऊपर हुकूमत रिव्यू के ऊपर आ सकती थी। अतर मिनल्ला साहब के मामले का भी उन्होंने हवाला दिया। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या है तजिया, क्या है आपका? मैं समझता हूं कि नजरिया जरूरत जिसको दफन करने की बात शुरू हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया, कि कहीं ऐसा नजरिया जरूरत ना आ जाए कि जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते फला वजह से, और हम ये नजरिया जरूरत इजाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत इजाद कर चुकी है मेरे भाई। 15 अप्रैल आखिरी तारीख थी 90 दिन के मुताबिक। 15 अप्रैल के बाद से आज तक 5 मई तक एक दिन जो हमने गुजारा है वो आइन की खिलाफ वर्जी में हमने गुजारा है। 20 दिन से आइन की वायलेशन हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रही है। मैं समझता हूं कि हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने जो आइन को जिस तरह तार तार किया और महाजराई किया उन्होंने तो की सो की। सुप्रीम कोर्ट जो बीच में आ गई कि जी तुम लोग तो बड़े सारे फारिग हो, तुम्हें तो पता नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, ना लेती सू वोटो, ना किसी को लारा लगाती, ना ये कहती कि जी 2 दफा कहती और 3 दफा मोहलत देती कि 90 दिन बार बार कहा 90 दिन और वक्त गुजरता गया, वक्त जाया कर दिया। आज फिर कोई फैसला नहीं आ सका।
पिछली समाअत थी 27 अप्रैल की, हम फैसला देंगे मुनासिब फैसला। वो क्या फैसला? कल आ गया वो मुनासिब फैसला जिसमें उन्होंने कहा हमने मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा था क्योंकि मुज़ाकरात का अमल खत्म हो चुका था। अमीर अब्बास साहब एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो बड़ा अहम पॉइंट आया असम्बलियों की बहाली का और साथ साथ तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में ये पॉइंट रखा कि आईनी तरमीम के लिए हमें वापस बुलाया जाए। क्या ये कानूनी तौर पर मुमकिन हो सकता था या ये सिर्फ एक सियासी मामला था, सियासी बात थी? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यशमीन साहबा आप ये फरमाइएगा कि क्या ऑप्शन मौजूद था? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि असम्बलियों की बहाली हो सकती थी के लिए जो अतर बिन साहब ने नुक्ता लिया उसके ऊपर बात हो सकती थी हुकूमत अगर परसू करती। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम असम्बली बुलाएं हमें तो हम आईनी तरमीम के अंदर हिस्सा देते हैं और एक दफ़ा के लिए मोहलत पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तो अमीर ने जो एक दो बातें की, देखिए जो इनिशियल बात है जाहिर है क्योंकि एप्लीकेशन दोनों चीज़ों के हवाले से जो मामला था वो ज़ेरे समाअत था तो उसके ऊपर बात तो आई है। मैं तो सिर्फ इंथुजियाज्म की बात कर रही हूँ, मैं तो इन्फोर्स करने की जो एक वो है उसके हवाले से बात कर रही हूँ कि हम सिर्फ पंजाब का जिक्र सुनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख कहाँ है? अगर कहीं है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इनलाइटन और एजुकेट कर दीजिएगा। एक बात तो ये रही। दूसरी बात की जो सुओ मोटो वाली अभी बात हम लोग करते, सुओ मोटो को लेकर भी आज एक बड़ा दिलचस्प जुमला उन्होंने कहा जी सुओ मोटो हम नहीं लेते। तो अगर सुओ मोटो आप नहीं लेते तो आपने वो जो तारीख में शायद दुनिया की कहीं ममालिक में ऐसा नहीं मिलता होगा, नवीद नहीं मिलती होगी, नज़ीर नहीं मिलती होगी इस बात की कि अभी एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में पड़ा है, वो अभी कानून नहीं बना, आपने उसको जाके रोक दिया और आपने कहा इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उसके अंदर इंटरफेयर कर दिया। अगर सुओ मोटो की पावर्स को कर्टेल करना गलत लफ्ज है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर तीन लोग थ्री माइंड्स सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि आपने किसी चीज पे सुओ मोटो लेना है कि नहीं लेना, तो इसके अंदर क्या एतराज हो सकता है? मुशावरत से अगर सुओ मोटो लेने से तो कोई मना नहीं कर रहा या उसके ऊपर तो कोई एतराज नहीं, उस बिल के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। तो मुशावरत का जो अमल उसके अंदर एक इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई है उसको इस हद तक रोका गया कि आज भी जो दूसरी जो हेयरिंग हुई है उसके अंदर ये बात कही गई है कि उसको अभी उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उसको रोक दिया जाए। इस पर अभी हम मजीद बात करेंगे। तो एक तो मुझे लगता है कि ये जो एक वो जो मैं अमीर से इस बात पर इत्तेफाक करती हूँ कि ये जो एक कोलिजन की सी सूरत हाल है जो पार्लियामेंट के अंदर से भी हम देख रहे हैं, जो अदलिया की तरफ से भी हम देख रहे हैं, इसका नुकसान सिर्फ इस मुल्क को होगा। इसको किसी तरीके से हमें टोन डाउन दोनों इदारों को चाहिए कि इसको टोन डाउन करने की जो है वो कोशिश की जाए। थोड़ा सा जो भी आप बात कर रहे हैं, जो आपने सवाल अभी किया बेसिकली कि पार्लियामेंट में वापसी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह की कोई भी बात जो है ना वो मुझे कम से कम सिर्फ मज़े का खेज लगती है, टाइम बाइंग टैक्टिक लगता है। दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि आज असद उमर साहब ने कहा कि हम जो है वो पूरी जो कौम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं वो आइन के, कानून के और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं, लेकिन जब उनका अपना कोई मकसद या मौकफ मनवाने की बारी आती है तो वो अपनी मर्जी का आइन और कानून जो है वो टेलर करना शुरू कर देते हैं। हमने ये खबरें भी सुनी थी कि शायद परवेज राय साहब ने मेरे ख्याल है रिकॉर्ड पे आके कहा था कि हम पंजाब असेंबली जो की तहलील है उसके रिवर्सल के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो मैं तो आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, आई कांट से कि इस तरह की चीजें लीगली किस हद तक मुमकिन है। आप क्या देख रही हैं, हुकूमत किस तरफ जाएगी? हुकूमत बंदगली में फंस गई है, तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, कोर्ट सख्त फैसला देंगे, अभी 2-3 हफ्ते के अंदर आने वाले, बल्कि एक हफ्ते के अंदर क्या होगा? देखिए हुकूमत ने शायद जो एक केओस जो शायद इंसू कर सकता है सारी सूरत हाल से, मुझे लगता है कि उसको भांप लिया है थोड़ा सा सूरत हाल को, और मुझे गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है ना वो स्टेप डाउन करती हुई महसूस हो रही है। सागदार साहब की आप जो कराबता था शाह महमूद साहब से, आप उसको देख लीजिए, फिर गिलानी साहब और डार साहब आज वैसे कह दिया उन्होंने कोर्ट के अंदर कि कोई हमारा मुज़ाकरात का इरादा नहीं है शाह महमूद साहब ने। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। पहले जो इनके जो आपस के रवाबित अगर आप उनको एनालाइज कर लीजिए तो हुकूमत लगता है कि थोड़ी सी टोन्ड डाउन है। साद रफीक साहब ने तो आज भी अदालत में मेरा जो मैंने पढ़ा है वो यही कहा है कि हमें वक्त दिया जाए, हम कोशिश करेंगे मुज़ाकरात को दोबारा। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो एक अटेम्प्ट की जा रही है, बल्कि जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। मैडम मैं जरा कंक्लूजन करवाना है, मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ चले जाऊं। अमीर अब्बास साहब आप क्या कहते हैं, क्या अब रास्ता है आगे? एहतजाज की तरफ जाएगी तहरीक इंसाफ, कोर्ट सख्त फैसला देंगे, फिर कोई रास्ता ऐसा है आईनी तरमीम का जिसके बारे में बात की? देखिए कोर्ट्स आज जहां तक मैंने अब तक फॉलो किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद कहा है कि हम 14 मई तक को फैसला दे सकते हैं, शायद 14 मई को जब ये तारीख खत्म हो जाएगी और उस वक्त तक अमल नहीं होगा तो उसके बाद को फैसला देंगे। तो उसके बाद फिर अदालत क्या फैसला देगी? कंटेम्प्ट का फैसला कर सकती है। लेकिन आप वक्त तो जाया कर चुके हैं जो आपने वक्त जाया करना था। अगर आप 14 मई तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, यानी 90 दिन वो गुजर गए और 30 दिन ये गुजर जाएंगे, नहीं करवा सकते, तो फिर आप ही हार जाए भाई, आप ही सरेंडर कर दें इस मुल्क के ताकतवर सियासी अशराफिया के सामने और पार्लियामान के सामने और हुकूमत और इदारों के सामने। आप स्ट्रगल करते हैं, मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा कहता है इलेक्शन नहीं करवाएं, वो भी हुकूमत का बयानिया लेकर चल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट छोड़ देना पर स्ट्रगल, इस बात को चैप्टर को क्लोज कर दें। सुप्रीम कोर्ट अपने वकार, अपने भरम, अपनी इज्जत को क्यों अपनी दाढ़ी को, अपनी दस्तार को किसी के हवाले क्यों कर रही? लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कैसे सरेंडर करे? वो कहती है हुकूमत ने रिव्यू भी अगर फाइल किया होता तो शायद कोई रास्ता निकल आता। हुकूमत ने तो किसी जगह पर रास्ता देने की भी कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट भी आज फंसी फंसी से दिखाई नहीं दे रही थी।
मैं तो यही कह रहा हूं ना कि भाई या तो आपके पास कुव्वत नाफजा हो, या तो आप सुप्रीम कोर्ट है, आप देख चुके हैं आइन की वायलेशन कर रही है, ये सारा ड्रामा हो रहा है, फ्रॉड है, पैसे नहीं है, दहशतगर्दी, अब सारी कहानियां है। या तो आप कहें कि गलत हो रहा है, आप फैसला देने, कंटेम्प्ट का नोटिस करें। आप कंटेम्प्ट का नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, आप केस को चलाए भी जा रहे हैं, चलाए भी जा रहे हैं, वक्त भी जाया किए जा रहे हैं, और आप खुद भी कंट्रोवर्शियल होते चले जाएंगे बिल आखिर। फिर जो फरीक आपसे उम्मीद लगा के बैठा होगा, वो फरीक एक दिन आएगा आपको कोसेगा, हुकूमत तो कोस ही रही है आपको, अब वो फरीक भी कहेगा कि यार आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। सोशल तो मीडिया पे या तो वैसे कोसना शुरू हो गए अमीर अब्बास साहब। होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, ये तो एक फितरी बात है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होगी, हमारा हक भी, फैसला वापस नहीं होगा, या ये लफ्ज थे सुप्रीम कोर्ट के, फैसला वापस नहीं होगा, तो फिर आपने लोगों को बता दिया ना, माइंड मेकअप कर दिया। अच्छा, जो बेचारे कैंडिडेट्स हैं यार, आप फवाद और यशवीन, आप हाँ ये हाँ। देखें कि 2 दफा डेट आई, दोनों दफा बेचारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया, जो उस प्रोसेस में आए, लोगों ने कैंपेन शुरू कर दी, उन्होंने पार्टियों को फंडिंग, वैलिड बिल्कुल बात है। यानी बिल्कुल। एक मजाक के इस मुल्क में यार हद हो गई है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बराबर की अब क्या कहना चाहिए, क्या कहना, शरीक बस कहना ठीक चाहिए, है, मुल्ज़िम कहना हम समझ गए अमीर अब्बास साहब, इससे आगे हम बर्दाश्त मैं नहीं एक कर जुमला सकते। कह दूं, आपने क्योंकि जी, कहा कंक्लूजन की बात की, हाँ, आपने कंक्लूड कंक्लूजन कीजिए। मेरा ख्याल है आज खुद हेयरिंग के अंदर था कि जब ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इस मसले का हल सियासी है। अमीर ने अभी कहा कि कोर्ट ने इलेक्शन भी तो नहीं करवाया, उनका काम नहीं है इलेक्शन करवाना। वो मैंने जैसे पहले कहा कि सारे अमल में उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, अपनी साख का नुकसान कर लिया। इस मसले को सियासतदानों पर ही छोड़ेंगे तो कोई हल निकलेगा। लेकिन अब यशवीन साहबा, अमीर अब्बास साहब, दोनों से मैं इख्तिलाफ करते हुए कंक्लूड आज यही करूंगा कि कोर्ट के पास कोई रास्ता कानूनी तौर पर नहीं है कि वो सियासतदानों को कहें कि आप पंचायत लगा के बैठें मैं भी और ठीक हमारे है, फैसलों के बिल्कुल। ऊपर अमल दरामद ना हो। ज़ाहिर है कोर्ट को कोई ना कोई कानूनी रास्ता चाहिए, और यहाँ पर महसूस ही होता है कि इस वक्त अगर हुकूमत बंद गली के अंदर है, इमरान खान सड़कों की तरफ है, तो कोर्ट्स भी जो है वो बंद गली के अंदर महसूस होते हैं। आज के रिमार्क्स से मुझे तो यही लगा, हमारे पैनलिस्ट को भी किसी ना किसी तरह इसी तरीके से लगा। कोर्ट के बसत एहतराम ये गुजारिश करते हुए कि मुल्क को क्यास से निकालें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।